Hello everyone, welcome to Mindscape GS. This is the fifth lecture of our Indian economy series, and today in this video we will talk about unemployment. Okay, if you are preparing for any of the competitive exams like bank, SSC, railway, and other exams, then this series is going to be very helpful for you. Okay, so let's understand what is unemployment. सो अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग उस सिचुएशन को बोलते हैं जब कोई आदमी काम करने के लिए एबल भी हो और इच्छा भी रखता हो, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा हो प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर, उसी सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट वी मस्ट नो फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. फर्स्ट इज लेबर फोर्स. लेबर फोर्स में उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जिनका एज 15 से 59 ईयर के बीच में हो, भले ही वो कभी काम करेंटली कर रहे हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो. ओके, नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन how many people are included in labor force, this is called labor force participation rate. Okay, third is labor workforce. Workforce means people who are engaged in economic activity, means they are earning money. Okay, now these are few things that you should take a view. Now labor force. Labor force has three types. First is employed. Employed labor force includes the people who have job, means they are earning money. Okay, it has a subtype which is time related underemployed, means they have potential to work more and earn more, but they can't due to being underemployed. Okay, second subtype is unemployed. Unemployed, you know very well, people who don't have job. Okay, थर्ड इज आउटसाइड द लेबर फोर्स, मीन्स इन लोगों को पोटेंशियल है कि ये काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, बट ये जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये करना ही नहीं चाहते काम. ठीक, जनरली फीमेल्स में होता है, क्योंकि क्योंकि हमारे समाज में ऐसा एक टैबू है कि लोग का धारणा है कि वुमेन्स काम नहीं करेंगे, अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. ओके, next is types of employment. So when we are talking about unemployment, we must also know about what is employment and its types. Okay, employment means you know very well, when people are employed and earning money. It has types, formal and informal. Okay, तो फॉर्मल में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है. ऑर्गेनाइज्ड में जिनको रेगुलर सैलरी मिल रहा हो, उनके पास जॉब सिक्योरिटी हो, और जहाँ वो काम कर रहे हैं जिस संस्था में, वहाँ 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हो. और अनऑर्गेनाइज्ड में सेम ऑर्गेनाइज्ड जैसा होता है, बस यहाँ पे लोगों की संख्या कम होती है. ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर में इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड है, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है या छोटे ड्यूरेशन के लिए. ठीक है, और इसमें भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10 हो सकते हैं या 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 10 से कम होते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ मैनी टाइप्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का उस फेज़ में होता है जब मान लीजिए इकोनॉमी बहुत तेज़ी से रन कर रहा है. ठीक है, उसके बाद अचानक से मार्केट में डिमांड कम हो जाता है, तो उस समय जो लोग को ले ऑफ किया जाएगा या उनमें जो भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, उसी को साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ठीक, इसमें कभी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट कभी कम हो जाता है ना. नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. एक आदमी काम कर रहा है और उसे कोई दूसरे जॉब के लिए, मतलब दूसरे जॉब में जाना है. ठीक है, तो वो जॉब को छोड़ के जब वो दूसरे जॉब को ढूंढने का प्रयास करेगा, तो उस फेज़ में जो वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. थर्ड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स किसी पर्टिकुलर सीजन में लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, है ना. जैसे ये जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर में होता है, जैसे जिस समय फसल को बोना होता है, उस समय ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, और फिर जब फसल ग्रो करता है तो उस समय मैक्सिमम लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड. ओके, नाउ फोर्थ इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ये क्रिएट होता है स्किल गैप की वजह से. जिस स्किल का रिक्वायरमेंट मार्केट में है, अगर वो किसी कैंडिडेट में लैक करता है तो वो अनएम्प्लॉयड है, और अगर इस वजह से अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. फिफ्थ है अंडर एम्प्लॉयड. मीन्स आप में पोटेंशियल है, मान लीजिए 100 यूनिट्स काम करने का, लेकिन आपको काम करने का मौका मिल रहा है 30 यूनिट्स, तो आप काम कर तो रहे हैं, लेकिन आप जिस काम के लायक हैं वो काम आपको नहीं मिल रहा है, उसी को अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं. ये इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट वाला. सिक्स्थ इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं.
इसमें लोग एम्प्लॉयड हैं या नहीं ये पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे कि एक काम जिसमें कि मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे 50 लोग भी अगर काम करेंगे तो उतना ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो उसमें एक्स्ट्रा 50 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, वो रहें या ना रहें काम उतना ही होगा, उसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ओके, नाउ सेवंथ इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। 2-3% ऑफ पीपल ऐसा होगा ही होगा जिसको जो कि अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक। तो उसी को हम लोग नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, ये अमिट है। सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक सब पार्ट है, ठीक है। इसमें वही टेक्नोलॉजी का जो स्किल है वो उसमें जब गैप आता है उसके वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उसी को हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसके बाद एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट में जो एजुकेटेड या जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है, वैसे लोग जब अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उनको एजुकेशनली अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो इंडिया में 4 रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। पहला है रूरलाइजेशन, वर्क फोर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब काम करने के लायक जो लोग हैं वो 75% ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, तो उनको उतना मौका नहीं मिलता काम करने को। सेकंड इज मैस्कुलाइजेशन, ठीक है, हमारे इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स यानी कि लेडीज़ लोग 37% ऐसी है जो कि काम कर रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 2023, मीन 63% ऐसी फीमेल है जो कि जिनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है ड्यू टू सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड इज इनफॉर्मलाइजेशन, 90% वर्कफोर्स जो है हमारे देश का वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर का डिफिनेशन पहले बतला चुके हैं इसी लेक्चर में। फोर्थ इज कैजुअलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन यानी कि अब एक न्यू ट्रेंड आ रहा है जहाँ पे लोग किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वो खुद का काम करना चाहते हैं, उसी को कैजुअलाइजेशन बोला जाता है। और इसी वजह से बहुत लोग जॉब छोड़ रहे हैं, तो वो जो अनएम्प्लॉयड है उसी को मतलब वही रीज़न है कैजुअलाइजेशन का। ओके, नाउ मेजरिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। ये अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करता है अनएम्प्लॉयमेंट को यूज़ करने मेज़र करने के लिए। और उस टेक्निक है 3, ठीक है। पहला यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यूजुअल स्टेटस अप्रोच में जिस दिन सर्वे हो रहा है उसके 1 साल के पहले अगर किसी आदमी के पास कोई ढंग का काम नहीं है, मतलब उस अर्न नहीं कर पाया, तो उसको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है, किसमें, यूजुअल स्टेटस अप्रोच में। नेक्स्ट है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, मीन्स अगर किसी आदमी के पास पूरे हफ्ते भर में 1 घंटे का भी काम नहीं है तो उसको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। थर्ड इज करंट डेली स्टेटस अप्रोच, इसमें अगर पूरे दिन भर में 1 घंटे के लिए भी अगर किसी आदमी के पास काम नहीं होता है तो इसमें उसको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है। नाउ constraints in measuring unemployment, now we will know about the hindrance in measuring of unemployment, ठीक है। सबसे पहला है इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, अभी बतलाए थे लास्ट स्लाइड पे कि इंडिया में 90% जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, तो इस वजह से उतना डेटा कलेक्ट करना, तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों का उतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है ना। आप छोटे दुकान में काम करेंगे तो वहाँ पे आप अपना रिज्यूम तो सबमिट नहीं करेंगे, है ना, तो इस वजह से उतना डेटा अवेलेबल ही नहीं होता इसको मेज़र किया जाए। सेकंड इज़ डेटा कलेक्शन चैलेंज, डेटा कलेक्शन चैलेंज इसीलिए है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, अभी अप्रोचिंग 140 करोड़ है ना, अभी जब सेंसस होगा तो पता चल जाएगा। तो इतना बड़ा डेटा को हैंडल करना एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव चैलेंज, ठीक है। थर्ड इज सोसाइटल नॉर्म्स, है ना, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे लेडीज़ का काम करना उतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, ये एक टैबू है, ठीक है। फोर्थ इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बतलाए थे क्या होता है, तो इसमें लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड ये पता ही नहीं चलता, ठीक है। नाउ काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर, भारत में जो
पीपल का एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर का है। इस वजह से जो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब है ये नहीं हो पाता, ठीक है। सेकेंड इज एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एमएसएमईज ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1992 में आया था 8th 5 ईयर प्लान के पहले, ठीक है। तो इससे जो मेजर जो फ़ायदा हुआ वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को हुआ। तो जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ थे उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाया, तो वो सस्टेन नहीं कर पाए। अभी गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसा इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि इनको और बढ़ावा मिले, है ना। इसमें बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट स्कीम्स चलाया जा रहा है, जैसे कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना। थर्ड इज़ ऑटोमेशन एंड कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड के फेज़ में जाती है तो वो ज़्यादा फोकस करती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, यानी कि वो मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करती है रेदर देन यूजिंग लेबर फोर्स, ठीक है। क्योंकि इससे उनका कैपिटल भी सेव होता है प्लस काम में ज़्यादा एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आता है, ठीक, टाइम भी बचता है। फोर्थ इज़ कैपिटल स्कार्सिटी, है ना, जो कि पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्टमेंट का कमी ला रहा है। फिफ्थ इज़ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया के केस में परवेसिव है ना। भारत में अभी मतलब डेवलपिंग फेज़ में है तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, फिर भी कुछ बिहार जैसे जगह है जैसे कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। कुछ जगह में अच्छा है लेकिन कुछ जगह में बहुत बुरा है, ठीक है। सेवन्थ इज जो कि सबसे मेजर काउज है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। लोगों की जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि उतना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एक इम्पॉसिबल, मतलब सीम्स लाइक इम्पॉसिबल टास्क, ओके। इस वजह से लोग अनएम्प्लॉयड। नौ फिलिप्स कर्व का यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें जितना बताया जाता है कि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा उतना कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक। तो ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है ना। एक टर्म्स है ओकुन्स लॉ, है ना। ये ओकुन्स लॉ डिस्क्राइब करता है कि हर 2% जीडीपी ग्रोथ के साथ 1% अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आता है, ठीक है। लेकिन ये इंडिया के केस में बिल्कुल इम्प्रैग्मेटिक प्रूव होता है, ठीक, क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हर साल बढ़ता हुआ ही दिखता है, ठीक है। कहाँ घट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब है पॉलिसी टू कर्ब अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैसे कम किया जाएगा। तो ये दो तरह से होता है, एक सप्लाई साइड से, एक डिमांड साइड से। सप्लाई साइड में सप्लाई यानी कि वर्कफोर्स का सप्लाई, ठीक है। इसमें एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक, अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग टाइप का सब्सिडी प्रोवाइड करना, लेबर मार्केट का जो भी रेगुलेशंस है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक, लोगों को इनकरेज करना, ठीक है। अब डिमांड साइड से मॉनेटरी पॉलिसी बनाना ताकि मार्केट में डिमांड जनरेट हो वर्कफोर्स का, फिस्कल पॉलिसी बनाना ड्यू टू सेम रीज़न, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू।